जी बिजनेस के इस खास शो में आपका स्वागत है और मुद्दा ये है कि आईपीओ मार्केट पे एकदम से गर्मी बढ़ गई है और ये देखें 2017 में अब तक करीब 31,000 करोड़ के आईपीओ आ चुके हैं। कंपनियां लगातार जो है वो दस्तक दे रही हैं आईपीओ मार्केट को और कई आईपीओ जैसे कि प्रताप स्नैक्स को ही ले लीजिए जो लिस्ट हुआ उसमें तगड़े रिटर्न्स मिल चुके हैं। लिस्टिंग से अब तक के गेंस भी देखेंगे ना कई आईपीओ में तो मालामाल कर दिया निवेशकों को। तो ऐसी मार्केट पे अप्रोच कैसे करें, कौन सी कंपनियों को चुने, कौन सा अवॉइड करें और जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हों वो क्या करें, ये मुद्दा है इस शो का। चलिए तो कुछ एक ग्राफिक्स के साथ पहले आपको शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और कैसे कैसे इस आईपीओ के अंदर आपको अच्छा पैसा बना। अब तक करीब 31,000 करोड़ रुपए की आईपीओ आए। ये सिलसिला तरीके से 2017 की पूरी जर्नी है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद इसमें 24 कंपनियों की आईपीओ की लिस्टिंग हुई। अभी तक करीब 2017 के अंदर 3 कंपनीज का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 150 गुना से ज्यादा है, परसेंटेज नहीं 150 टाइम से भी ज्यादा था। 2000 के बाद पहली बार 150 गुना से ज्यादा का हमको रिस्पांस सब्सक्रिप्शन पे आते हुए दिखा। 17 साल लगे। सालासर टेक्नोलॉजी का आईपीओ 273 गुना तक भरा। तो ये आईपीओ की पूरी बहार थी जो कि 2017 के अंदर लगती हुई दिखी। 17 साल में पहली बार कोई आईपीओ 270 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था जो सालासर जिसके आपके सामने हम बात रख रहे हैं। इन सभी शेयर्स के अंदर करना क्या है ये आज का हमारा एजेंडा होगा। डी मार्ट इस बार 2017 का सबसे वैल्यूएबल और सबसे बेहतर रिटर्न देने वाला शेयर बना। 250% का रिटर्न दिया। जब ये लिस्ट हुआ था तब भी महंगा दिख रहा था, जब आईपीओ आया था तब भी काफी सारे लोग इसको महंगा कह रहे थे, लेकिन अब रिपोर्ट 1500 के टारगेट का भी कह रही है। नहीं, 267 ये जो कंपनी है ना डी मार्ट, इस पे तो बात हुई थी वैल्यूएशंस को लेकर, लेकिन जिस तरीके से चला ना इसने रीरेटिंग ही कर दी पूरे रिटेल स्टॉक्स की और एकदम से लाइमलाइट में आ गया। और डी मार्ट अब अपने पीएस के मुकाबले इतना महंगा नहीं दिख रहा है। रिटर्न 267% के दे चुका है, लेकिन अब रिपोर्ट्स के आधार पर यहां पर और बेहतर टारगेट्स एक्सपेक्टेड। दूसरा शंकरा बिल्डिंग, सालासर टेक्नो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर रिटर्न्स देखिए आप 232% शंकरा बिल्डिंग चला। सालासर टेक्नो एक और स्टॉक जहां पर 150% की कमाई हुई थी। सूची लंबी है, सूची लंबी है। और एक और चीज जिसके अंदर आपने नोटिस की होगी 2017 के अंदर सबसे ज्यादा थेमेटिक शेयर्स भी आए जो कि अलग अलग थीम के थे। बाजार को लेकर सीडीएसएल जो कि डिपॉजिटरी है उसका भी आईपीओ आया और उसने भी हलचल मचाई। 137% का रिटर्न सीडीएसएल की आईपीओ से भी हमको आता दिखा। मेरे साथ आज के मेहमान आशीष महेश्वरी जुड़ चुके हैं। आशीष, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मार्केट के अंदर जिन्होंने भी प्राइमरी मार्केट के अंदर पैसा लगाया एक एक करके शेयर को चुना होगा, शायद वो सेकेंडरी मार्केट वालों को हरा चुके होंगे, रिटर्न्स के तौर पर तो हरा चुके होंगे। इक्का दुक्का शेयरों का ही रिटर्न उनके लिए बहुत हो गया होगा। अब ये जो भी आईपीओ लिस्ट हुए जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं ताकि दर्शकों को भी पता चले कि उसमें करना क्या है। शुरुआत तो डी मार्ट से ही करते हैं। अभी जिनके पास अच्छे प्रॉफिट्स हैं वो भी रखें या फिर इससे बाहर आ जाएं, किसी डिप की वेट करें। देखिए, मेरा मानना है डी मार्ट में एक जो स्टोरी है वो एक लॉन्ग टर्म का अच्छा ग्रोथ स्टोरी है, क्योंकि जो आगे आने वाले समय में जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जो इंडियन रिटेल है और जो इंडियन कंजम्पशन स्टोरीज हैं उसमें काफी बूमिंग टाइम रहेगा। तो यहाँ पे जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि 25 से 35% तक की सीएजीआर ग्रोथ अगले कई सालों तक उम्मीद कर सकते हैं इकोनॉमी में इन पर्टिकुलर कंपनीज में, तो ये जो लीडर है डी मार्ट जैसे, उनको हमेशा हायर वैल्यूएशन मिलता रहेगा। इसके अलावा काफी कम फ्लोटिंग स्टॉक है इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो मेरा मानना है जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी आज भी रिच है, बट आगे आने वाले समय में भी ये ब्लू चिप के फॉर्म में आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रह सकता है, क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट है और कंसिस्टेंट इसमें ग्रोथ अगले कई साल तक आने वाली है। तो डी मार्ट को मेरा होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, डी मार्ट को आप एक बार होल्ड कर सकते हैं। हरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हरी, आपको अभी ग्रीन सिग्नल है ना डी मार्ट को? बिल्कुल, मेरे लिए तो डी मार्ट हमेशा एक ग्रीन सिग्नल है। देखिए, मैं आपको एशर की मिसाल दूंगा। एशर जब 2009 में 200 में उसका रैली शुरू हुआ था तो आई थिंक 1000 में लोगों ने कहा कि भाई ये तो 5 गुना हो गया और वहां से और 30 गुना हो गया। तो आई थिंक ये कुछ हद तक आयशर जैसा केस है, क्योंकि भले ही इसका वैल्यूएशंस काफी रिच है पर इसका ग्रोथ इतना स्ट्रांग है और रोबस्ट है और इसका मॉडल इतना यूनिक है कि आई डोंट थिंक कि देयर इज एनीथिंग टू स्टॉप द स्टॉक। हाँ, आपको इंटरमीडिएट करेक्शंस रहेंगे पर यू शुड कीप एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक कंटिन्यूअसली।
दूसरी कंपनी है शंकरा बिल्डिंग। इसने तो कमाल कर दिया। इनफैक्ट इस स्पेस में इतनी स्ट्रांग खरीदारी नहीं थी जब ये लिस्ट हुआ था, लेकिन ये अपनी चाल चल गया और 232% का रिटर्न जनरेट किया है शंकरा बिल्डिंग ने लिस्टिंग से अब तक। मिस्टर हरिहर, ये स्टॉक कैसा लग रहा है अभी वैल्यूएशन फ्रंट पे? नहीं, मैं इवन ड्यूरिंग द आईपीओ के बाद कह रहा था कि ये एक बहुत ही यूनिक पोजीशनिंग है। ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में रिटेलिंग में काम की बहुत सारे कम कंपनियां हैं जो कि एक रिटेल प्ले भी है और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी है, और आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में पिकअप हुआ नहीं है, पर एक बार वो पिकअप हो जाएगा तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत नॉवेल है। तो मैं मानता हूं कि अभी जो 1500 के रेट पे चल रहा है, ये तो शायद एक शुरुआत होगी, यहां से और काफी अपसाइड स्टॉक में बाकी है। ठीक है, शंकरा बिल्डिंग, डी मार्ट, दोनों पे अब तक तो होल्ड और बाय की ही रेटिंग है, और दोनों मेहमानों ने ये कहा है कि डी मार्ट और शंकरा बिल्डिंग दोनों पर आप ध्यान रख सकते हैं। सालासा टेक, इसने तो खैर अपने सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों से नया रिकॉर्ड बनाया। 17 साल में पहला ऐसा शेयर बना जो 270 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटर्न्स भी अच्छे देखे गया, 150%। आशीष, आपने इस कंपनी में निवेशकों को पहले सलाह दी थी क्या निवेश करने की, या फिर लिस्टिंग के बाद भी अभी भी आपका व्यू कुछ बदला इस कंपनी को लेकर? जी, इनफैक्ट प्री लिस्टिंग मेरा मैनेजमेंट से भी इंटरेक्शन हुआ था और मुझे काफी पसंद आया उनका जो बिजनेस मॉडल था। ट्रांसमिशन टावर रिलेटेड बिजनेस है, काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ है पिछले कुछ सालों में, और जो एक के फेवर में जाती है बात, ये जो इशू का साइज था वो सिर्फ 36 करोड़ रुपए का था। तो इतना एक छोटा सा इशू और इतना क्वालिटी मैनेजमेंट और जो उनके नंबर्स थे वो भी काफी इंप्रेसिव थे, तो कोई सरप्राइज नहीं था कि जो उन्हें ओवर सब्सक्रिप्शन मिला इस पर्टिकुलर आईपीओ में। और आगे जाकर भी मैं काफी आश्वस्त हूं कि कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। उनके पास ऑर्डर बुक भी काफी अच्छा है और जो ट्रांसमिशन का जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ भी काफी है। तो मेरा सलाह रहेगी कि क्योंकि शेयर्स अलॉटमेंट भी इतना कम हुआ है रिटेल निवेशकों को, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन 270 गुना हुआ, तो इस स्टॉक में बने रहना बेटर स्ट्रैटेजी होगी। मेरा टारगेट आगे जाके इस स्टॉक में जब एक आध साल और निकल जाएगा और नंबर्स कंपनी के और अच्छे आएंगे तो करीब 400 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। और इनफैक्ट सीडीएसएल बहुत हाइप बन गई थी जब ये आईपीओ आया था ना, डिपॉजिटरी सर्विसेज का आईपीओ आ रहा है, सीडीएसएल में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, लेकिन नंबर्स, सब्सक्रिप्शन फिगर्स बहुत स्ट्रांग बने, और ऊपर से 149 का जो इश्यू प्राइस था वो 353 तक पहुंच चुका है, यानी कि निवेशकों का पैसा लगभग 137% ग्रो करता हुआ नजर आया। हरिहर साहब, इन लेवल्स पे सीडीएसएल, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं कि इस पे लेकर कुछ वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न है, क्या अभी भी है क्या? क्योंकि ये तो अपनी चाल चलता चला जा रहा है और बहुत स्ट्रांग रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। देखिए, वैल्यूएशंस में कंसर्न तो नहीं कहूंगा, बट डेफिनेटली वैल्यूएशंस थोड़े रिच है, पर मेरा मानना है कि ये एक यूनिक कंपनी है, और आज के दिन में मार्केट में ऐसा कोई डीमैट कंपनी नहीं है या कस्टोडियन कंपनी नहीं है जो कि लिस्टेड है। तो आई थिंक यदि आपको कोई कस्टोडियल बिजनेस खरीदना है तो सीडीएसएल प्रॉब्ली इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय, और आज की तरह कोई कंपटीशन स्टॉक के लिए है नहीं। तो मैं मानता हूं कि बिकॉज ऑफ दैट नॉवेल्टी फैक्टर ये स्टॉक में शायद इंटरेस्ट बना रहेगा, और आई थिंक एट 350 इट इज नॉट वेरी ओवर प्राइस, तो आपको कम से कम आई थिंक यहाँ से 25-30% और मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, अभी तक हम लगातार कुछ बेहतर प्रदर्शन वाले आपको आईपीओस बता रहे थे। ऐसा नहीं है कि 2017 के अंदर सिर्फ आईपीओस में जिन्होंने पैसा लगाया उनका पैसा बना भी है। मैं रंग में भंग नहीं डाल रहा, लेकिन आपको चेक एंड बैलेंस करवा रहा हूं, और आपको मैं कुछ एक शेयर्स आपके सामने ऐसे रखता हूं जो कि आईपीओस के अंदर जिन्होंने प्रदर्शन बिल्कुल खराब था। सीएल एडुकेट, एक ये शेयर देखिए, इसने करीब 32% का नेगेटिव डी ग्रोथ किया है और इसने रिटर्न नहीं दिया, निवेशकों का पैसा नहीं बन पाया। एस चांद, इसकी वैल्यूएशन को लेकर भी पहले भी कई सवाल उठे थे कि क्या ये शेयर चल पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। लिस्टिंग तो ठीक हुई थी, लेकिन उसके बाद से रिटर्न इसके कमजोर आने लगे। ये 31% का इसने माइनस किया, यानी कि आईपीओ से लेकर अब तक की सिचुएशन ये है कि आपको 31% का घाटा है। इसके अलावा एक और शेयर भी है, वह है जीटीपीएल हैथवेज का। ये शेयर भी 17.5% का माइनस इसने रिटर्न दिया। और एक matrimonial.com जो अभी अभी हाल में ही लिस्टिंग हुई है जिसकी, उसकी भी लिस्टिंग अच्छी नहीं थी, उसने भी नुकसान ही पहुंचाया निवेशकों को, करीब 17% का। और भारत रोड नेटवर्क, जिसको लेकर कई ऑर्डर्स अब मिलने की बात सामने निकल के आ रही है, वहां पर भी -15% का नेगेटिव रिटर्न मिला है। हरी, एक काम करें, अभी आप कुछ बेहतर शेयर्स हमको बता रहे थे आईपीओस जिसमें अभी भी हम पैसा बना के रख सकते हैं। ये इन खराब आईपीओस जिनकी लिस्टिंग अच्छी नहीं है और अब तक का रिटर्न 30-25% नीचे आ चुका है, अब ये फेयर वैल्यू दिखते हैं कोई शेयर आपको?
मैं आपके नाम वापस भी बोल सकता हूँ, CL एडुकेयर है, एस चांद, GTPL हैथवे, matrimonial.com, ये जिस जगह से थे वहां से 20-20, 25% नीचे है। फेयर वैल्यू है कहीं अब? मुझे फ्रैंकली इनमें से GTPL और matrimonial.com शायद से थोड़ा वैल्यूएशन वाइज अभी थोड़ा रीजनेबल लग रहा है। मैट्रिमोनियल स्टॉक तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि जब IPO लाए थे तो बड़ा ही रिच वैल्यूएशन पे लेकिन IPO ला दिया था। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस। जहां तक CL एजुकेट और चांद का सवाल है, आई थिंक इनमें अलग से प्रॉब्लम है। देखिए, इंडिया में कोई भी एजुकेशन कंपनी में लोगों ने पैसा नहीं बनाया। आप एडिकॉम लीजिए, आप एवरॉन लीजिए, आप ट्री हाउस लीजिए, इनमें लोगों ने तो पैसा बर्बाद किया। तो आई थिंक एजुकेशन पे इंडियन इन्वेस्टर्स उतना कॉन्फिडेंस है नहीं। सो दैट इज द रीजन व्हाई CL एजुकेट हैज डन बैडली। और मॉडल ऐसा है कि यहाँ पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। तो हम CL एजुकेट वी ऑलवेज बीन रिकमेंडिंग अगेंस्ट दैट स्टॉक। आई थिंक एस चांद इज अगेन अ केस ऑफ वैल्यूएशन। मैं मानता हूं यदि यहाँ से आपको 10-15% नीचे मिलता है तो एस चांद इज प्रॉब्ली इट्स अ पब्लिशिंग कंपनी, इज अ स्टॉक वर्थ बाइंग। अच्छा आशीष, एक चीज बताइए, हाल की लिस्टिंग है प्रताप स्नैक्स, इसके अंदर करीब 26% का रिटर्न है। ये भी उसी वैल्यूएशन के डंक से डंका हुआ है मार्केट में कि इसकी वैल्यूएशन को लेकर ज्यादा बात हो नहीं रही है कि अच्छा है वैल्यूएशन पे। ये 26% का प्रॉफिट सफिशिएंट है? जी, मेरे हिसाब से तो मैं जो मेरा ओपिनियन रहेगा इस इशू में, क्योंकि इसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन काफी हुआ था। और सबसे पहले ये बात समझना पड़ेगा IPO मार्केट के इन्वेस्टर्स को कि यदि ओवर सब्सक्रिप्शन किसी भी इशू में अच्छा बड़ा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तभी डिमांड क्रिएट होती है। आज अभी इससे पहले वाले सेगमेंट में आपने कई इश्यूज के बारे में बात किया जिनका अंडर परफॉर्मेंस है। उसका रीजन ही है कि IPO के टाइम ही ना QIP का डिमांड था, ना HNI डिमांड था, और ना रिटेल डिमांड था। तो बड़ी मुश्किल से इशू भरे जाते हैं और उसके बाद में उनकी कोई फॉलो बाइंग नहीं होता। तो मेरा मानना है प्रताप में चूंकि एक अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन आया था तो वैल्यूएशन भी रिच है, बट कोई बहुत ज्यादा अलॉटमेंट चूंकि नहीं मिला है लोगों को, तो कोई डेस्परेट सेलिंग या डिस्ट्रेस सेलिंग जैसा यहाँ पे मुझे आसार नजर नहीं आते। और मेरा मानना है जैसे दूसरे स्टॉक्स हैं जिनमें ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा हुआ, और जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज भी वो एक सर्टेन लेवल मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पर भी मेरा मानना है कि जो लेवल्स हैं वो एक दो दिन के अंदर स्टेब्लिश हो जाएंगे और इस लेवल के आसपास वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि अलॉटमेंट बहुत ज्यादा नहीं आया और किसी एक फंड का बड़ा बाइंग आता है तो वो नए लेवल्स की तरफ स्टॉक चला जाता है। तो यहाँ पर चूंकि रिटेल इन्वेस्टरों को बहुत थोड़ा थोड़ा ही अलॉटमेंट मिला है, तो मेरा मानना है कि एक दो दिन का परफॉर्मेंस स्टॉक का देखने के बाद में एक कॉल लिया जा सकता है, बट कोई बहुत ड्रास्टिक फॉल आएगा स्टॉक के प्राइस में ऐसा मेरा मानना नहीं है। खैर, कुछ IPOs ऐसे थे जो कि लिस्ट हुए, लिस्टिंग गेन्स, उनकी परफॉर्मेंस आपने देखी, लेकिन इसी पूरी रिपोर्ट कार्ड में हमने वो IPOs भी रखे हैं जिनको भी लिस्ट होना है, जो कि पैसे जुटाने वाले हैं। GIC एक इंश्योरेंस की कंपनी, देश की पहली बड़ी सरकारी कंपनी है जो कि इस समय IPO की कगार पे खड़ी हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बड़ा नाम, खैर रेगुलेटरी दिक्कतें अगर दूर हो जाए तो जल्दी ये भी शेयर आ सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, HEL, इस पे भी आप ध्यान रखें। मास फाइनेंशियल ने भी कहा है कि वो जल्दी इस IPO से रकम जुटा रहे हैं, उन्होंने प्राइस बैंड भी डिस्क्लोज किया मार्केट के अंदर। हरी, ये कुछ एक नाम है, ये प्रोमिनेंट नाम है जो कि आगे चल के कुछ रकम जुटाएंगे। कहीं पे आपको ज्यादा फोकस रखने वाला IPO दिख रहा है? क्योंकि इसके लिए हम कुछ फंड्स बना भी सकते हैं, हमको फंड्स भी अरेंज करने होंगे, ये बहुत लंबी लिस्ट है। मेरे ख्याल से जो दो इंश्योरेंस कंपनीज है, आई थिंक एक GIC रही है और एक न्यू इंडिया एश्योरेंस है, मेरे ख्याल से ये दोनों काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। और देखिए, इंश्योरेंस स्पेस फिलहाल तो इट्स वेरी अंडर क्राउडेड। आप अपने उंगलियों पे गिन सकते हैं। यू हैव SBI लाइफ, आपके पास ICICI प्रूडेंशियल और ICICI लोम्बार्ड, इसके अलावा आपके लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज कोई है नहीं। और GIC रही है, जिस तरह से आज वैल्यूएशन का जिक्र हो रहा है, आई थिंक इश्यू बड़ा होगा, वैल्यूएशन भी काफी अच्छा होगा। तो आई वुड बिलीव दैट न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके IPO के लिए आज लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अच्छा, लेकिन ना जो इंटरेस्टिंग है, ये जो कंपनियां आ रही जो लिस्ट होने के लिए, उसमें बारबेक्यू नेशन शामिल है। इनफैक्ट यहाँ तो ये तो थीमेटिक स्टॉक हो गया और घरेलू खपत से जुड़ी कंपनी हो गई। उसके बाद लेमन ट्री, होटल्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, आकाश एजुकेशन का IPO आने वाला है। और हो सकता है क्रेज बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि ये ब्रांड्स जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग ब्रांड्स हैं जो इंडिया में इंडियन मार्केट्स को डोमिनेट करते हैं। तो ये IPOs भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस में रहेंगे।
महेश्वरी साहब, पैसा लगाना हो तो आपके हिसाब से कहां पर पैसा लगाना चाहिए? बारबेक्यू नेशन, लेमन ट्री, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, आकाश एजुकेशन, फ्यूचर सप्लाई, सूची बहुत लंबी है सर। बिल्कुल, थोड़ा सा इन सब का जब इशू आएगा सब्सक्रिप्शन के लिए तो एक बार थोड़ा प्राइसिंग एक बार मालूम पड़ता है तो उसके बाद में बिल्कुल कॉल लिया जा सकता है। बट अभी ये जो समय है यहाँ पर मैंने देखा है कि यदि आपका स्ट्रांग ब्रांड नेम है तो आपको एक जो वैल्यूएशन वो काफी अच्छे मिलते हैं। तो ये अभी जो आने वाले समय में आपने जो आईपीओस बताए ये सारे रिकॉग्नाइज और अच्छे नेम्स हैं और काफी सारे उसमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का भी स्टेक है, वो भी काफी मैटर करता है किसी आईपीओ के लिए। तो यहाँ पे जैसे बारबेक्यू नेशन एक थीमेटिक स्टॉक है, आज जैसे जुबिलिएंट फूड में हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, तो दोबारा से री रेटिंग जो फूड एंड रेस्टोरेंट के रिलेटेड स्टॉक है वहां देखने को मिल रहा है। ऐसे ही फ्यूचर रिटेल नेटवर्क का जो बात कर रहे हैं, जो लॉजिस्टिक उनका कंपनी है, उसको भी मेरा मानना है कि अच्छे वैल्यूएशंस मिलेंगे कि ओवरऑल ग्रुप का अच्छा परफॉर्मेंस है और पिछले कुछ समय में स्टॉक्स में, और इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस लोग वेट कर रहे हैं। तो ये एक दो स्टॉक पे निगाह रखनी चाहिए। बट अभी यदि पूछें तो जिस इशू ओपन होने वाला है तो जीआईसी री इंश्योरेंस का इनफैक्ट इशू बेस्ट है रिटेल निवेशकों के लिए, क्योंकि 40 रुपए उनको डिस्काउंट भी मिलने की बात है और ये तो जिससे श्योर्ड रिटर्न जो यदि आपका है तो जीआईसी री इंश्योरेंस में करके शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ आईपीओस की भी तैयारी हमने कर ली है और हरी ने भी अपनी रिकमेंडेशन दी। आशीष भी बता रहे हैं कि इन पर्टिकुलर शेयर्स में ध्यान रखें। आशीष आपका शुक्रिया, हरी आपका भी शुक्रिया। आपकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उम्मीद करें आपकी तबीयत भी जल्द ठीक हो जाए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जी बिजनेस पर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।